रीमा और सीमा दो बहनें थीं। उनकी माँ सब्जी बेचकर गुजारा करती थी, लेकिन वो बेहद आलसी और कामचोर थी। उसे कोई भी काम करना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सीमा अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाती थी। घर के सारे काम निपटाने के साथ साथ वह कुछ छोटा मोटा काम भी कर लेती, ताकि दो पैसे कमाकर माँ की मदद कर सके। उसकी आंखों में अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी साफ झलकती थी। रीमा, रीमा बेटा, मैं सब्जी बेचने जा रही हूँ। तुम जरा उठ जाओ और घर का सारा काम देख लेना। रीमा उठो बेटा, कब तक यूं ही सोती रहोगी? हर वक्त बस बिस्तर पर पड़ी रहती हो, कोई काम नहीं करती। ऐसे कैसे चलेगा तुम्हारा? हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? न जाने इसे क्या हो गया है। एक तो बिल्कुल भी काम करने की आदत नहीं, ऊपर से अक्ल भी जैसे बांटते वक्त सबसे पीछे खड़ी थी। क्या हुआ माँ? आप क्यों बार बार पुकार रही थी? सीमा तो है ना? फिर मुझे क्यों जगा दिया? अभी तो सो ही रही थी। रीमा, मैं सब्जी बेचने जा रही हूँ। आज तुम सारा घर का काम अच्छे से कर देना, और देखो बिल्कुल भी मत सोना। हर दिन बस सोती रहती हो। कुछ तो जिम्मेदारी समझो बेटी। ठीक है माँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सारा काम कर दूंगी। आज कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको। मनोरमा वहां से सब्जी बेचने चली जाती है, लेकिन रीमा माँ की बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर से जाकर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक शाम हो चुकी होती है। वहीं दूसरी ओर सीमा एक मेहनती और नेकदिल लड़की है। वह न सिर्फ सबकी मदद करती है, बल्कि अपनी माँ के हर काम में दिल से हाथ भी बटाती है। सीमा, कब उठेगी तू? नालायक कहीं की, दिन भर सोती रहती है, कोई काम धाम भी नहीं करती। आखिर कब समझ आएगा तुझे? क्या हुआ माँ? आप बार बार मुझे ही क्यों परेशान कर रही हैं? सीमा भी तो यही रहती है, उससे भी तो कुछ करवाइए। हर काम मैं ही क्यों करूं? क्या मैं ही अकेली हूँ इस घर में? अरे नालायक, तू कभी समय पर जागेगी तब तो तुझे समझ आएगा कि सीमा दिन रात कितनी मेहनत करती है। वो तो बिना कुछ कहे सारे काम संभाल लेती है, और एक तू है जिसे बस सोने की पड़ी रहती है। अरे माँ, आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? मैं तो हूं ना, मैं सारा काम कर दूंगी। दीदी को छोड़ दीजिए, आप परेशान मत कीजिए। माँ, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। आपको जो भी काम करवाना हो उससे करवा लीजिएगा। अब हर काम मुझसे ही नहीं होगा। रीमा वहां से आराम करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा दिन रात मेहनत में लगी रहती है। घर के कामों के साथ साथ दो पैसे कमाने के लिए वो गांव के बच्चों को पढ़ाती भी है, ताकि माँ की मदद कर सके। सीमा ना सिर्फ समझदार है, बल्कि उसका दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अरे सीमा बेटा, तू ही कितना करेगी? उस नालायक को भी तो बुला लो, कुछ काम वही भी कर ले। हर बात में बचकर निकल जाती है। हाँ माँ, मैं कर दूंगी। आप दीदी को परेशान मत करिए, वो थकी हुई होंगी, मैं सब संभाल लूंगी। एक दिन सीमा बाजार जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे गांव का बदमाश घनश्याम मिल जाता। वो सीमा को देखकर छेड़छाड़ करने लगता है और उसका रास्ता रोककर उसे परेशान करने की कोशिश करता है। सीमा घबरा जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अरे मेरी रानी, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा राजा तो यहीं खड़ा है। कितने दिन हो गए तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। बड़ी बेवफा निकली तुम तो। सुधर जाओ घनश्याम, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और हाँ,
मेरा रास्ता अभी के अभी छोड़ दो, वरना मैं पूरे गांव को यहीं बुला लूंगी। फिर जो सबक तुम्हें मिलेगा जिंदगी भर याद रहेगा। अरे मेरी रानी, इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हारे लिए तो मैं रास्ता क्या पूरी दुनिया बिछा दूं, और तुम हो कि सिर्फ रास्ता छोड़ने की बात कर रही हो। चलो हटो यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लफंगे कहीं के, समझते क्या हो खुद को? सीमा वहां से चुपचाप चली जाती है, लेकिन उसका दिल बेचैन रहता है। सारी रात वो बस घनश्याम की बातें, उसकी हरकतें और उसकी मुस्कान उसके जहन में घूमती रहती हैं। अगली सुबह होते ही वो बिना देर किए अपनी माँ के पास जाती है और भारी मन से सारी बात बता देती है। माँ, वो गांव का लफंगा घनश्याम कल फिर मेरे रास्ते में आ गया। इस बार भी उसने मुझे बहुत परेशान किया। मैं किसी तरह हिम्मत करके वहां से भाग निकली माँ, लेकिन अब डर लगने लगा है। हर रोज वो मुझे यूं तंग करता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अच्छा, तुम चिंता मत करो बेटा, अब बहुत हो गया। मैं उस घनश्याम को सबक सिखाकर रहूंगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर अब भी चुप रही तो वो लफंगा मेरी बेटी को रोज यूं ही तंग करता रहेगा। दूसरे दिन सुबह सीमा और रीमा अपनी माँ से इजाजत लेकर जंगल की ओर घूमने निकलती है। ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच दोनों बहनें खिलखिलाते हुए आगे बढ़ती हैं। सीमा, आज तो बहुत सुकून लग रहा है। चलो आज आराम से घर चलते हैं। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ की हर चीज, ये हरियाली, ये हवा दिल को कितनी शांति दे रही है ना। हाँ दीदी, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए? माँ घर पर अकेली होंगी, उन्हें हमारी फिक्र हो रही होगी। अरे सीमा, तुम तो दिन भर यही कहती रहती हो। अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा और रुके, फिर आराम से घर चलेंगे। घबराओ मत, सब ठीक होगा। अच्छा ठीक है दीदी, आप जैसा कहें। तभी झाड़ियों के पीछे से अचानक कुछ आवाजें आने लगती हैं। दोनों बहनें चौकन्नी हो जाती हैं और घबराकर उधर देखने लगती हैं। जैसे ही उन्होंने झाड़ियों की ओर झांका, वहां दो नौजवान खड़े दिखाई देते हैं। यह देखकर दोनों बहनों का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। बिना कुछ कहे वे तुरंत झाड़ियों के पीछे छिप जाती हैं। सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और डर की लहर उनके जहन में दौड़ जाती है। तभी झाड़ियों से झांकते हुए दोनों बहनों को दो व्यक्ति दिखाई देते हैं। दोनों लंबे लंबे, सुशिक्षित और बेहद आकर्षक लग रहे थे। वे जंगल में आराम से टहल रहे थे, जैसे किसी बात की खोज में हो। लेकिन अनजान लोगों को अचानक अपने सामने देखकर सीमा और रीमा घबरा जाती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। दोनों बहनें घबराकर वहां से चुपचाप भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी अचानक वे दोनों नौजवान उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सीमा और रीमा के कदम वहीं थम जाते हैं। उनकी आंखों में डर झलकने लगता है और सांसें तेज हो जाती हैं। अरे आप दोनों इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? ये जगह सुरक्षित नहीं है। यहाँ कोई खतरा या कोई बदमाश भी हो सकता है। आप दोनों का यहाँ इस तरह अकेले रहना ठीक नहीं है। हम बस यहाँ थोड़ी देर घूमने आए थे और अब शाम हो गई तो घर लौट ही रहे थे।
लेकिन तभी आप दोनों अचानक सामने आ गए तो हम डर गए और झाड़ियों के पीछे छुप गए। अच्छा, अब हम चलते हैं माँ, हमारे लिए परेशान हो रही होंगी, देर हो गई है। आप यहाँ कहाँ रहती हैं? क्या आप दोनों इसी गांव की हैं या कहीं और से आई हैं? बस यूं ही जंगल में घूमने? हाँ, हम दोनों अपनी माँ के साथ इसी गांव में रहते हैं। कभी-कभी जब काम से थोड़ा वक्त मिलता है तो इस जंगल में घूमने आ जाते हैं। यहाँ की शांति और हरियाली अच्छी लगती है। सीमा और रीमा वहां से चुपचाप अपने घर की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ वे दोनों नौजवान भी अपने रास्ते चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सीमा और रीमा अपनी माँ को उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बताते। शायद माँ को चिंता न हो इसलिए। लेकिन उन दोनों नौजवानों के दिल और दिमाग से सीमा और रीमा की छवि हट ही नहीं रही थी। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत बार बार आंखों के सामने आ रही थी। वो दोनों रात भर करवटें बदलते रहे। नींद आई भी तो उसी सोच में, उन्हीं यादों में। दरअसल वे दोनों नौजवान कोई साधारण युवक नहीं थे। वे उस राज्य के राजकुमार थे। अगली सुबह जब दरबार में सब एकत्रित हुए तो दोनों राजकुमार अपने पिता महाराज के पास पहुंचे। चेहरे पर हल्की सी झिझक, लेकिन आंखों में सच्चाई और गंभीरता थी। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? जरूर कोई बहुत ही जरूरी बात होगी, तभी तो तुम दोनों इतनी सुबह सुबह मेरे पास चले आए। चलो बताओ क्या बात है। पिताजी, कल जंगल में हमारी मुलाकात दो साधारण ग्रामीण बहनों से हुई, मगर उनका व्यवहार, उनकी सादगी और साहस कुछ अलग ही था। फिर छोटे राजकुमार ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हमारी माँ हमेशा हमें सच्चे, गुणों वाली, संस्कारी और दिल से सुंदर जीवन साथी की बात किया करती थी, और हमें लगता है शायद हमें वही मिल गई है। महाराज दोनों बेटों की बात ध्यान से सुनते हैं। राजा सब समझ जाते हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, तो आखिरकार मेरे शूरवीर बेटों का दिल भी किसी के लिए धड़कने लगा है। बताओ बेटा, कौन है वो सौभाग्यशाली बहनें? वो पिताजी, दरअसल कल जब हम दोनों जंगल में सैर कर रहे थे तभी हमारी मुलाकात वहां दो बहनों से हुई। कुछ खास बात थी उनमें जो अब तक हमारे दिल और दिमाग से उतर ही नहीं रही। अच्छा, तो बात यहां तक पहुंच गई है। ठीक है, मैं आज ही उनके घर का पता लगवाता हूं और उन्हें संदेश भिजवाता हूं कि हमें उनके साथ रिश्ता जोड़ना है। राजा का आदेश जब मनोरमा को सुनाया जाता है तो वह भावुक हो उठती है। वह खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हो जाती है और जाकर अपने परिवार को यह खुशखबरी देती है। रीमा, सीमा, सुनो बेटा, तुम दोनों के लिए बड़े घर से रिश्ता आया है। वे चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी उनके दोनों बेटों से हो। रीमा, तुम बड़ी हो, इसीलिए वह चाहते हैं कि तुम्हारी शादी बड़े बेटे से हो। और सीमा, तुम छोटी हो तो तुम्हारा रिश्ता छोटे बेटे से करना चाहते हैं। क्या यह सच है? पर माँ, राजा जैसे बड़े लोग हमारी जैसी गरीब लड़कियों से शादी क्यों करना चाहेंगे? पता नहीं बेटा, बस इतना जानती हूँ कि उनके दोनों बेटों ने तुम्हें जंगल में घूमते हुए देखा था और वहीं पहली नजर में तुम दोनों उन्हें पसंद आ गईं। तभी उन्होंने ठान लिया कि अगर शादी करेंगे तो सिर्फ तुम दोनों से ही करेंगे। उस रात सीमा और रीमा की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों बहनें देर रात तक चुपचाप लेटी रहीं। फिर धीरे धीरे
एक दूसरे से अपने दिल की बात करने लगी। दीदी, कहीं वो जो हमें जंगल में मिले थे वो सच में राजकुमार तो नहीं थे? शायद तुम सही कह रही हो। जाने दो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम हमें राजकुमार तो मिल रहे हैं ना। रीमा बहुत खुश थी। वह इस बात से फूली नहीं समा रही थी कि अब वह राजा के घर जा रही है। उसका व्यवहार भी अब कुछ बदला बदला सा लगने लगा था, जैसे वह खुद को अभी से ही उस महल की मालकिन समझने लगी हो। और वहीं दूसरी तरफ सीमा चुपचाप अपने मन में भानु प्रताप के बारे में सोचने लगती है। सीमा शांत थी, लेकिन उसके दिल में हलचल मची थी। वो बार बार भानु प्रताप की आंखों, उसकी बातों और उस दिन जंगल में हुई मुलाकात को याद कर रही थी। अनजाने में ही उसके मन में भानु प्रताप के लिए इस एक खास जगह बनती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप भी सीमा की मासूमियत को याद कर रहा था। उसे जंगल में हुई उनकी पहली मुलाकात बार बार याद आ रही थी और उन पलों को सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। क्या वह मेरी भावनाओं को समझेगी? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही कि मैं भी बाकी लोगों की तरह हूं, जो किसी भी लड़की को देखकर दिल हार बैठते हैं? दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते पूरी रात जागते रहे। दिल में कई सवाल, कई सपने और एक अनकही सी खुशी थी। और फिर वो दिन आ गया जब दोनों बहनों की शादी राजघराने में धूमधाम से हुई। शादी के बाद रीमा और सीमा विदा होकर खुशी खुशी राजा के घर चली गई, एक नए जीवन, नए रिश्तों और नई शुरुआत की ओर। सीमा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? सीमा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था उसी पल मैंने यह तय कर लिया था कि अगर कभी शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी नेक नीयत और तुम्हारा सरल स्वभाव, उस दिन सब कुछ मेरे दिल को छू गया था। उस एक मुलाकात ने ही मेरे फैसले को हमेशा के लिए बदल दिया था। सीमा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप बातों को ध्यान से सुनती रहती है। वहीं दूसरी तरफ रीमा के दिल में एक अलग ही खुशी थी। वह मन ही मन फूली नहीं समा रही थी कि अब वह उस राजघराने की बड़ी बहू बन चुकी है। उसे लग रहा था कि अब तो वो पूरे घर की मालकिन है, सब उसके इशारों पर चलेंगे और अब उसे कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उसका सपना जैसे सच हो गया था। अगले दिन सुबह रीमा रसोई घर की ओर जाती है। अरे, अभी तक तुम लोगों ने नाश्ता नहीं बनाया? जल्दी से बनाओ और मेरे कमरे में लेकर आओ। और सुनो, आज से इस घर में वही बनेगा जो मैं कहूंगी, क्योंकि अब मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। सारे काम करने वाले लोग खुद को बहुत अपमानित और उपेक्षित महसूस करते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं बोलते और चुपचाप अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसी वक्त सीमा वहां आती है। उसकी आंखों में अपनापन होता है और दिल में सबके लिए सम्मान। वह सबसे बड़े प्यार और स्नेह से बात करती है, जिससे सबके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लौट आती है। उसका व्यवहार देखकर सबके दिल को सुकून मिलता है। क्या हुआ रीमा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ कोई मेरी बात तक नहीं सुनता। सारे काम करने वाले बस मेरी छोटी बहन की बात मानते हैं, जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि कोई बाहरी हूँ। और रही बात आपके बड़े बेटे होने की, तो उसका भी कोई सम्मान या फायदा नहीं दिखता। आपकी बात भी कारोबार में कोई नहीं मानता।
अब तो हालत ये है कि आपके छोटे भाई को ही राजा बनाया जा रहा है और आप बस देखते रह जाएंगे। राणा प्रताप के मन में भी यह बात गहराई से घर कर जाती है। उसके स्वभाव में एक अजीब सी बदलाव आने लगता है। अब वह अपने छोटे भाई से पहले जैसी गर्मजोशी से पेश नहीं आता। एक हल्की सी खटास दोनों के रिश्ते में आ जाती है। रीमा की कही बात अब उसे सच लगने लगती है। कहीं सचमुच उसका छोटा भाई ही तो राजा बनने की राह पर तो नहीं? यह सोच सोच कर राणा प्रताप का मन व्याकुल हो उठता है और वह भीतर ही भीतर जलने लगता है। अगर आप दोनों भाइयों में से किसी एक को ही राजा बनना है तो जाहिर है कि एक को चुना ही जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर वह चुना गया व्यक्ति आपके बड़े भाई को बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप सब कुछ चुपचाप सह लेंगे? क्या आपको ये न्यायपूर्ण लगेगा? वैसे तुम ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो? लेकिन अगर सच में ऐसा वक्त आया तो मेरे दिल से यही दुआ निकलेगी कि राजा का ताज मेरे बड़े भाई के सिर पर सजे। उन्होंने ही हमेशा इस राज्य के लिए मेहनत की है, त्याग किया है और वही इसके असली हकदार हैं। मुझे पहले से ही पता था कि आप ऐसा ही कहेंगे। सच कहूं तो मुझे आप पर बेहद गर्व है। इतना निस्वार्थ और बड़ा दिल रखने वाला इंसान मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। आपके जैसे लोग ही वास्तव में सम्मान के हकदार होते हैं। दूसरे दिन सुबह राणा प्रताप भारी मन और उलझे हुए विचारों के साथ अपने पिता के पास पहुंचता है। पिताजी, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात मैं पूरे दिल से कहना चाहता हूं। राजा तो मुझे ही बनना चाहिए, क्योंकि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। मैंने हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाया है, हर मोड़ पर परिवार और राज्य के लिए खड़ा रहा हूं। और अगर किसी कारणवश मुझे राजा नहीं बनाया गया तो फिर मुझे मेरे अधिकार के अनुसार राज्य के आधे हिस्से का राजा जरूर बनाया जाए। अब फैसला आपको करना है, पर कृपया सोच समझकर और न्याय के साथ कीजिएगा। फिर छोटे राजकुमार ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा, पिताजी, अगर आपको राजा घोषित करने में कोई दुविधा हो रही है तो मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ। कृपया मुझे राजा मत बनाइएगा। इस गद्दी पर हक सिर्फ और सिर्फ बड़े भैया का है। उन्होंने हमेशा परिवार और राज्य के लिए जो किया है वह कोई नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि उन्हें उनका हक मिले, और यकीन मानिए मैं उसी में अपनी सबसे बड़ी खुशी मानता हूँ। राजा अपने बेटे भानु प्रताप की बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों में गर्व की चमक होती है। वह तुरंत सभी लोगों को दरबार में बुलवाते हैं और दोनों भाइयों की बातें सबके सामने रखते हैं। यह सुनकर राणा प्रताप स्तब्ध रह जाते हैं। उनके दिल को गहरी चोट लगती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने रीमा की बातों में आकर कितना बड़ा भ्रम पाल लिया था और कैसे वो भाईचारे से भटक गए थे। वो झुकी निगाहों और भारी दिल से भानु प्रताप के पास जाते हैं और कहते हैं, भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो। भैया, हमारे बीच कभी कोई दूरी आ ही नहीं सकती। इसके बाद दोनों भाई प्रेम और समझदारी से साथ साथ रहने लगते हैं। राणा प्रताप को पूरे सम्मान के साथ राजा घोषित कर दिया जाता है। रीमा भी अब दोनों भाइयों के बीच का सच्चा प्यार देखकर बदल जाती है। उसमें भी सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह पहले से अधिक विनम्र और समझदार हो जाती है। भानु प्रताप को राजकाज की जिम्मेदारी सौंपी जाती है,
जिसे वो पूरी निष्ठा और बुद्धिमानी से निभाने लगता है। उधर सीमा पूरे घर में प्रेम और एकता देखकर बेहद खुश होती है और पूरे मन से घर परिवार को संभालती है। अब वह राजमहल सिर्फ एक सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि एक प्रेम, एकता और समझदारी का आदर्श बन चुका था।